स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उनका फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग परीक्षा की दृष्टि से ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं तथा अभी जो भी वीडियो आ रहे हैं उनका हम लोग पूर्ण विश्लेषण भी कर रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, साथ ही अगर किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बेझिझक हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ईसीटी को डिफाइन करना है, यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सन जो होता है थेरेपी, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये एक दैहिक उपचार विधि होती है जिसमें कृत्रिम दौरे उत्पन्न कराने हेतु एक या दो इलेक्ट्रोड की सहायता से कैरोटिड के टेम्पोरल क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ईसीटी का हम लोग उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंड माल सीजर को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें कैरोटिड के टेम्पोरल क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करके और कृत्रिम रूप से ग्रैंड माल सीजर को उत्पन्न कराया जाता है। ठीक है, इसमें एक या दो इलेक्ट्रोड की सहायता से ये ग्रैंड माल सीजर को उत्पन्न कराया जाता है। अगला है ईसीटी के प्रयोग के संकेत, यानी कब कब हम लोग ईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला, मनोवृत्ति विकार की अवस्थाओं में ईसीटी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सन्निपात उन्माद हो तब, भयानक पागलपन हो, दौरे हो, साथ ही अंगीय मनोवृत्ति विकार हो तब ईसीटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला जो ईसीटी का प्रयोग किया जाता है उसमें मनोवृत्ति विकार की अवस्था में, जिसमें सन्निपात उन्माद, भयानक पागलपन, दौरे में, अंगीय मनोवृत्ति विकार में ईसीटी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो प्रयोग किया जाता है वो होता है मानसिक विखंडन की अवस्था में, यानी सिजोफ्रेनिया अगर हो तब जाके ईसीटी का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसमें हिंसक प्रवृत्ति होने पर, आत्महत्या भय की स्थिति में, ठीक है, साथ ही मूर्छा होने पर, उत्तेजना होने पर और मनोविकार रोधी दवाई के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर ईसीटी का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है अवसाद की विभिन्न अवस्थाओं में, यानी डिप्रेशन के अलग अलग अवस्थाओं में किया जाता है, जिसमें आत्महत्या का भय हो, साथ ही अवसाद रोधी दवाइयों के संतोषजनक परिणाम न आने पर, साथ ही अवसाद रोगी दवाइयों के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर, जल्दी परिणाम प्राप्त करने के लिए और मंद बुद्धि के दौरान अवसाद हो तब ईसीटी का उपयोग किया जाता है। साथ ही चौथा जो है वो असहयोगी मरीज के उपचार में भी ईसीटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए संकेत जिसमें ईसीटी का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला, मनोवृत्ति विकार की अवस्था में करते हैं। दूसरा, मानसिक विखंडन यानी सिजोफ्रेनिया की स्थिति में। तीसरा, अवसाद की विभिन्न अवस्थाओं में। और चौथा जो होता है अगर मरीज जो है वो असहयोगी भावना दिखा रहा है, यानी अनकोऑपरेटिव हो, तब जाके ईसीटी का उपयोग करते हैं। अगला है ईसीटी प्रयोग के विपरीत संकेत। ठीक है, यानी कब कब हम लोग ईसीटी का यूज नहीं करते हैं। तो पहला, संबंधित लक्षण हो तब, ठीक है, जिसमें अस्थि भंग, वृद्धावस्था, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था होने पर, संचयी हृदयपात, हृदय पेशीरोध गलन, साथ ही दृष्टिपटल विच्छेदन हो तब हम लोग ईसीटी का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो होता है निश्चित लक्षण, यानी एब्सोल्यूट फीचर जब हो तब हम लोग ईसीटी का उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें रक्त वाहिनियों का फूल जाना, रोगी का अंतः कपाल दाब अधिक होना, रक्त का इकट्ठा होने पर आबुर्द का यानी ट्यूमर का निर्माण होना। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होते हैं उसमें हम लोग ईसीटी का उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो संबंधित लक्षण होते हैं, यानी अगर बोन डैमेज हो, वृद्धावस्था हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय गर्भावस्था होने पर, संचयी हृदयपात हो, हृदय पेशीरोध गलन हो, साथ ही दृष्टिपटल विच्छेदन हो तब हम लोग ईसीटी का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही निश्चित लक्षण भी कुछ हो तो उसमें भी ईसीटी का उपयोग नहीं किया जाता है। रक्तवाहिनी का फूल जाना, रोगी का अंतः कपाल दाब बढ़ जाना, साथ ही रक्त का इकट्ठा होने पर ट्यूमर का रूप ले लेना, इस कंडीशन में ईसीटी नहीं दिया जाता है। अगला है ईसीटी देने की प्रक्रिया, यानी मेथड ऑफ गिविंग ईसीटी। ठीक है, कब कब ईसीटी देते हैं या ईसीटी देने की क्या प्रक्रिया होती है अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, औषधि के आधार पर भी ईसीटी दिया जाता है, जिसमें पहला जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष ईसीटी। ठीक है, यानी डायरेक्ट ईसीटी। इस प्रक्रिया में रोगी को बिना बेहोशी किए ही ईसीटी दी जाती है। यह संशोधित ईसीटी से अधिक प्रभावी है, परंतु इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ईसीटी जो होता है वो रोगी को बिना बेहोश किए हुए दी जाती है। यह
संशोधित जो ईसीटी होता है उससे भी अधिक प्रभावी होती है, परंतु इसके पार्श्व प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष ईसीटी यानी इनडायरेक्ट ईसीटी। इसमें रोगी को ईसीटी से पूर्व मांसपेशी शिथिलता व बेहोशी के लिए औषधि दी जाती है। इसके पार्श्व प्रभाव बहुत कम होते हैं। इसे मॉडिफाइड ईसीटी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष ईसीटी की अपेक्षा अप्रत्यक्ष ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। इसमें हम लोग ईसीटी देने से पहले मांसपेशियों को शिथिलता व बेहोशी के लिए औषधि देते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पे यानी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो कि 1 या 2 इलेक्ट्रोड दिया जाता है उसी की स्थिति के आधार पे ये दिया जाता है। तो पहला होता है यूनिलैटरल ईसीटी। इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है, लेकिन यह अधिक सुरक्षित होता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र में रखा जाता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास नॉन डोमिनेंट साइड पर ही रखा जाता है। अर्थात दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है यूनिलैटरल ईसीटी, जो इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पर दिया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है और नॉन डोमिनेंट साइड के दूसरे छोर पर दूसरे इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से कम यूज किया जाता है। अगला है बाइलेटरल ईसीटी। यह ईसीटी का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला तरीका है। इस विधि में इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ के टेम्पोरल क्षेत्र आँख के लैटरल कैंथस से उसी तरफ के कान के मध्य खींची गई रेखा से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है। ठीक है, बाइलेटरल ईसीटी जो होता है सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला ईसीटी का तरीका होता है। इसमें इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ के टेम्पोरल क्षेत्र आँख के लैटरल कैंथस से उसी तरफ के कान के मध्य खींची गई रेखा से 1 या 1.5 इंच की दूरी पर इसको रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ईसीटी की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी। ठीक, तो पहला नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, जिसमें ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है। साथ ही क्रोनिक सिजोफ्रेनिक रोगी के लिए 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार ही प्रयोग में लाई जा सकती है या लाना चाहिए। ठीक है, यानी ईसीटी की जो क्रियाविधि होती है वह नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है ईसीटी का, जिसमें ईसीटी का जो उच्चतम प्रभाव है वो 5 से 10 ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है। क्रोनिक सिजोफ्रेनिया रोगी के लिए 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। साथ ही ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार ही प्रयोग में लानी चाहिए। ठीक है, अगला है ईसीटी तकनीक तो की जाने वाली तैयारियां। ठीक है, यानी ईसीटी तकनीक हेतु की जाने वाली कुछ तैयारियां का अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी टेक्निक वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला अनुमति लिया जाता है, जिसमें मरीज से तथा उससे संबंधित जो भी होते हैं उनसे ईसीटी के लिए अनुमति प्राप्त करना। ठीक है, इसमें एक कागज़ पे उसका रोगी का या फिर उसके संबंधितों का साइन लिया जाता है। ठीक है, ताकि आगे जो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो वहाँ पे उसको दिखा के और ये बताया जा सके कि इन्होंने सहमति प्रदान किया था, तब जाके ईसीटी का प्रयोग किया गया था। साथ ही ईसीटी रूम तैयार करना, जिसमें कुछ इमरजेंसी उपकरण भी तैयार रखे जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन अपैरेट्स, मास्क, ठीक है, फेस मास्क, रिसक्सेशन अपैरेट्स, साथ ही एनेस्थेटिक अप्लायंस, इमरजेंसी ड्रग्स, एम्बुलेंस बैग यानी अम्बू बैग जो बोलते हैं, साथ ही बीपी अपैरेट्स, ये सब ईसीटी रूम में तैयार किए जाते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी से लड़ा जा सके या उसको फेस किया जा सके। तीसरा जो होता है वो होता है रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना। ठीक है, सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है रोगी को ईसीटी देने के लिए तैयार करना। तो ईसीटी से 3 मिनट पहले एट्रोपिन सल्फेट सबक्यूटेनियस मार्ग से 1 ग्राम दी जाती है, जिससे स्रावित पदार्थों की मात्रा घटती है व हृदय संकुचन में असमानता से सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम आईवी मार्ग द्वारा दिया जाता है। ईसीटी से पूर्व रोगी के शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए सक्सिनिलिन 0.3 ml से 0.5 ml तक आईवी द्वारा दिया जाता है। शरीर की विश्राम अवस्था व ईसीटी के दौरान ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, जिससे सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, अतः O2 थेरेपी द्वारा इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, जिसमें रोगी को ईसीटी देने से 30 मिनट पहले एट्रोपिन सल्फेट को सबक्यूटेनियस मार्ग से 1 ग्राम दिया जाता है, जिससे
स्रावित पदार्थों की मात्रा घटती है, वह हृदय संकुचन में असमानता से सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम IV मार्ग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ईसीटी से पूर्व रोगी के शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए सुसाइनिल क्लोनिन 0.3 ml से 0.5 ml IV द्वारा दिया जाता है। शरीर की विश्राम अवस्था व ईसीटी के दौरान ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिससे सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, अतः O2 थेरेपी द्वारा इसको रोका जा सकता है। चौथा जो होता है वो होता है रोगी को सही आरामदेह अवस्था प्रदान करना। रोगी को चपटे बिस्तर पर सुपाइन स्थिति में लिटाया जाना चाहिए तथा कशेरुका दंड में, ठीक है, ईसीटी के दौरान फ्रैक्चर को रोकने हेतु एक तकिया लगाना चाहिए। ईसीटी के दौरान वायु मार्ग को बनाए रखने व जीभ को काटने से बचाने हेतु माउथ गैग का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही रोगी के गर्दन को सहारा प्रदान के लिए सपोर्टिव डिवाइस भी देनी चाहिए या लगानी चाहिए। पांचवा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड को सही स्थिति में लगाना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसमें इलेक्ट्रोड को जाली द्वारा लुब्रिकेट करके ही टेम्पोरल क्षेत्र में लगाना चाहिए। सिर का बाकी क्षेत्र जो होता है वो सूखा हुआ होना चाहिए। छठा जो होता है वो रोगी में सीजर उत्पन्न करना व उनका अवलोकन करना। रोगी को औषधि देने के 30 मिनट बाद 17 से 130 वोल्ट का करंट 0.6 से 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। इसमें एक ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कई भाग हो सकते हैं। पहला क्रोनिक फेज, जिसमें 1 सेकेंड तक की ये अवधि होती है, जिसके लक्षण होते हैं स्थित पुतलियाँ, धनुषाकार शरीर स्थिति, बंद मुट्ठी या नीली त्वचा। ठीक है, रोगी में सीजर उत्पन्न करने के लिए हम लोग 17 से 130 वोल्ट का जो करंट है वो 0.6 से 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न होता है, जिसका पहला जो फेज होता है वो होता है क्रोनिक फेज, जिसकी अवधि लगभग 1 सेकेंड होती है। इसमें स्थित पुतलियाँ, धनुषाकार शरीर स्थिति, बंद मुट्ठियाँ, नीली त्वचा हो जाती है। दूसरा जो होता है वो होता है टोनिक फेज, जिसकी समान अवधि 35 से 40 सेकेंड की होती है। इसमें प्लेंटर फ्लेक्शन यानी रिवर्स बेवेंस्की रिफ्लेक्स, साथ ही मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन, साथ ही ब्लेफेर्सपाम और मध्य प्रकार की मांसपेशियाँ क्रियाएं, ये सब आती हैं टोनिक फेज में। तीसरा जो होता है वो होता है रिलैक्सन फेज, जिसमें रोगी पूर्णतः ईसीटी के बाद विश्राम स्थिति में रहता है। ये हो गया कुछ फेज ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न करने के। अगला है ईसीटी के कारण उत्पन्न होने वाली जटिलता, यानी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ईसीटी देने के, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, ईसीटी देने से एमनोसिया हो सकता है, साथ ही भ्रम यानी पोस्ट ईसीटी कन्फ्यूजन, साथ ही हेडेक, टोंगी बाइट, कार्डियक अरेस्ट, डिसलोकेशन जॉइंट, ड्राई माउथ, वोमिटिंग, नोजिया, एक्सिस स्वीटिंग, डिस्पेनिया, डिफेक्सेशन एंड यूरिन पास आउट, साथ ही डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन भी इसमें होता है। ईसीटी देने के जो हानियाँ होती हैं या जटिलता होती है उसमें एमनेसिया, पोस्ट ईसीटी कन्फ्यूजन, हेडेक, टोंगी बाइट, साथ ही कार्डियक अरेस्ट, डिसलोकेशन जॉइंट, ड्राई माउथ, वोमिटिंग, नोजिया, एक्सिस स्वीटिंग, डिस्पेनिया, डिफेक्शन एंड यूरिन पास आउट, साथ ही डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। अगला है ईसीटी प्रदान करने में नर्स की भूमिका। क्या क्या भूमिका होती है नर्स को ईसीटी प्रदान करने में? तो पहला, ईसीटी के पूर्व नर्सिंग जो देखभाल होते हैं उसमें ईसीटी से पूर्व रोगी व उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त करना, साथ ही रोगी को सभी लैब इन्वेस्टिगेशन व शारीरिक जांच करनी चाहिए। रोगी को ईसीटी से 8 घंटे पूर्व मुंह से खाने को नहीं देना चाहिए। साथ ही रोगी व उसके संबंधियों को ईसीटी प्रक्रिया विस्तार से समझाकर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। के शरीर पर स्थित धातु की वस्तुओं को हटा लेनी चाहिए, जैसे कृत्रिम दांत, घड़ी, चूड़ी, अंगूठी, ये सब। साथ ही रोगी के शरीर से कसे हुए कपड़ों को हटाकर ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। महिला रोगी में लिपस्टिक व नेल पॉलिश हटानी चाहिए, जिससे साइनोसिस को पहचाना जा सके। साथ ही रोगी को मल मूत्र त्याग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। रोगी को 30 मिनट पूर्व आवश्यक औषधियाँ दी जानी चाहिए। साथ ही ईसीटी रूम में सभी आवश्यक उपकरणों की व्याख्या करनी चाहिए और रोगी को संपूर्ण रिकॉर्ड सहित ईसीटी में पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये हो गया ईसीटी देने से पहले का नर्सिंग देखभाल। अगला है ईसीटी के दौरान नर्सिंग देखभाल। ठीक है, यानी ईसीटी जब दिया जा रहा होगा तब हम लोग कौन कौन सा देखभाल करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, नर्स को ईसीटी रूम में रोगी को आरामदायक बिस्तर पर सुपाइन स्थिति में लिटाकर कशेरुक दंड के नीचे तकिया लगाना चाहिए ताकि वर्टेब्रल कॉलम में फ्रैक्चर ना हो। साथ ही रोगी को शांति व तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक ड्रग देनी चाहिए। रोगी के जूते उतरवाना चाहिए ताकि पैर में प्रतिक्रिया देखी जा सके। साथ ही रोगी में टोंगी बाइट रोकने व रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। साथ ही ईसीटी के थाई को टाइट सीट से बांध देने चाहिए व गर्दन
कंधों को सहारा प्रदान करनी चाहिए। ईसीटी द्वारा उत्पन्न सीजर का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए। साथ ही रोगी की गर्दन को हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में रखकर टोंगी बैक फॉल रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गए ईसीटी देते दौरान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है ईसीटी के पश्चात नर्सिंग देखभाल। ठीक है, यानी ईसीटी देने के बाद क्या क्या नर्सिंग प्रबंधन करेंगे या देखभाल करेंगे, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, वाइटल साइन का निरंतर अवलोकन करना चाहिए। रोगी को साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध करवाकर साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए, जिससे स्रावी पदार्थों का मुंह द्वारा बाहर निकाला जा सके। साथ ही रोगी में उत्पन्न जटिलताओं को पहचान कर शीघ्र उपचार उपलब्ध करवाना चाहिए। रोगी को होश में आने पर समय, व्यक्ति, स्थान व घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए। साथ ही श्वसन कठिनाइयों में ऑक्सीजन प्रदान की जानी चाहिए। रोगी को आराम करने देना चाहिए। साथ ही रोगी का ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ईसीटी देने के बाद नर्सिंग देखभाल। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जिस पे आप टाइप करके हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।